नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैजिक बुक एजुकेशन में। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के कंटेम्प्रेरी वर्ड का चैप्टर फर्स्ट को, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को आज हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे। क्लास 10 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। वी विल कंप्लीटिंग दिस सून। इसमें हम पढ़ के आज इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज नहीं, मतलब जितनी वीडियो में भी हम इसको कोशिश कर पाएंगे वो करके इसको ख़त्म कर दें। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। हम इसमें जितने भी वेरियस रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में जो हमें प्रोवाइड किए हैं, उनका कैसे सर्टेन तरीके से यूज़ कर पाएँ और कैसे एलोकेट कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को इसमें आज देखने वाले हैं, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज एंड सेटिस्फाई आवर नीड। जो भी हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है वो या तो हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यानी किसी न किसी तरीके से हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए। प्रोवाइड इट इज़ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, और जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है वो टेक्निकली क्या है, एक्सेसिबल है। मतलब हम उसको टेक्निकल उपयोग के द्वारा यानी टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ों के द्वारा उन सारी चीज़ों को हम यूज़ में ला सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जितने भी हमारे कल्चर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में हम उनके द्वारा वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। समझते हैं। जैसे ना आप ये पिरामिड देख रहे हो, ये हायरार्की का प्रोसेस है यहाँ पे, ये फिजिकल यानी नेचर है आपका, इसके बाद से टेक्नोलॉजी और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, इन सब के बीच में ह्यूमंस हैं, यानी इन सब का यूज़ करके जो इसके पास एक्सेस प्राप्त होता है फिजिकल इन्वायरमेंट का, उस चीज़ को कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये हमारे पास पूरा चार्ट है, एक तरीके से आप इसको देख के समझ सकते हैं। एक एक करके इसी के बेसिस पे हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे घटित हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे ना हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो हायरार्की का प्रोसेस था, वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस हो रहे थे। अब इधर समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी। हमारे जो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद हैं वो क्या है, एक रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में, ताकि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद दैट नेचर इन टेक्नोलॉजी क्रिएट इंस्टीट्यूशन एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ह्यूमन बीइंग उन सारी चीज़ों को यूज़ कर पाए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को ऐसे प्रयोग कर पाएँ कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। अगर आपको भी ये लगता है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर टू एज्यूम्ड बाय मैनी, आपको भी यही लगता है कि अगर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है हमारे नेचर के द्वारा ताकि हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज एक फंक्शंस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ इंसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दैट रिसोर्सेज, और जैसा आप समझ सकते हैं ना, ह्यूमन बीइंग खुद एक इंसेंशियल कंपोनेंट है उस रिसोर्सेज का। दे आर ट्रांसफॉर्म material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified into following ways. पहला वे क्या होता है, on the basis of origin, यानी हम इन रिसोर्सेज को क्लासीफाइड कर पाएँ उनके ओरिजिन के बेस पे, या वो बायोटिक है कि अबायोटिक रिसोर्सेज है, इसके बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर पाएँ। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ख़त्म होने यानी एक्सेबिलिटी के, एक्सहॉस्टिबिलिटी के केस में, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल है, कम्युनिटी वाला प्रोसेस है कि नेशनल और इंटरनेशनल तरीके का चीज़ें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियली डेवलप स्टॉक्स, रिजर्व्स, इनके बेसिस पर हम इन सारी चीज़ों को डिवाइड कर पाते हैं, यानी इनके बेसिस पे हम समझने की कोशिश कर पाते हैं। अब आगे समझते हैं, जब हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहे हैं तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कितने कितने तरीके से इनमें उनके बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के जब हम बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से, इनको समझना जरूरी है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन। ये ऐसे होते हैं जो हम इनको बायोस्फीयर में हमको मिलते हैं और इनके अंदर ह्यूमन जैसी ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये कौन कौन से होते हैं, फ्लोरा, फौना, फिशरीज और लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और बायोटिक कौन से होते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो कि नॉन लिविंग हो, जिनके पास कोई भी क्या कहते हैं जान ना हो उनके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड नॉन लिविंग रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे रॉक और मेटल्स हमारे पास हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉबिलिटी, ख़त्म होने की, जैसे कौन सी चीज़ें ख़त्म हो पाती है, कौन सी चीज़ों को हम ख़त्म होने के बाद दोबारा बना सकते हैं, और कौन से चीज़ों को, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग इसको पहले क्लासीफाइड कर लेते हैं। क्या कहता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और
रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज। हम किसी भी तरीके से जिस भी रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड, जिनको हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। एग्जैक्टली आप इस तरीके से समझिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दिस अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये ऐसे हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में काफ़ी सारा तकरीबन लाखों 10 लाखों वर्ष का समय लगा था, तो इनको बनने में वापस से इतना समय लगेगा, तब तक तो एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी। सो दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल्स हो गए, दैट कैन नॉट बी रिसाइकल, गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूजेस, और इनके यूज़ के साथ ये ख़त्म हो सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड बेसिस था, वो कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज दिस ऑल्सो ओन्ड बाय द प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल। जैसे कोई ज़मीन है, इंडिविजुअल का मतलब आप समझ रहे हैं ज़मीन हो, कंपनी हो जो कि किसी की फॉर्म हो, वो इस चीज़ को ओन कर रहा है। मैनी फार्मर्स ओन द लैंड वाइल अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में जो ज़मीन को, खेत को अलॉट कर रखा है किसानों को, किसके लिए? उनके रिवेन्यू के पेमेंट के लिए। जैसे वो पैसे दे के ज़मीन को खरीद लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद द लैंड ओनरशिप, बट सम पीपल्स आर हु डोंट हैव लैंडलेस। और कुछ वहाँ पे भी ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती, ज़मीन नहीं होती है, उनके पास भी ऑनरशिप नहीं होती, तो उनके रिसोर्सेज नहीं होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो किसी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई हुई रिसोर्सेज। जैसे ज़मीन भी तो एक रिसोर्सेज है, उसको ऑन किया हो। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? दे आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इन अ विलेज कॉमन गैदरिंग ब्यूरन, मतलब जो भी चीज़ जो एक कॉमन तरीके से यूज हो। जैसे गांव की जो पंचायत भवन होता है, वहाँ पे अगर शादी ब्याह होता है तो सबके लिए वो यूज़ में आता है। उसके बाद से जो वहाँ का जो अब तो इसको एलोकेट करने लग गए हैं पंचायत को, कि जो ये नहर होती है, क्या कहते हैं, गढ़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ को तो अब एलोकेट करने लगे हैं। सो दैट इज़ पब्लिकली पार्क हो, पिकनिक स्पॉट्स हो, जो कि गवर्नमेंट ने अर्बन यूजेस के लिए एलोकेट कर रखा है। अब जो पार्क्स होते हैं ये किसी के लिए नहीं होते, लेकिन सब लोग इस पर गैदर होते हैं, सब पे इनका हक होता है। सो ये उस तरीके की चीज़ें हैं। आप समझते हैं नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशनल, द कंट्री। सारे रिसोर्सेज किससे बिलोंग करते हैं? कंट्री से बिलोंग करते हैं। और कंट्री के पास एक लीगल पावर होती है टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, उनको एक्वायर कर सकती है पब्लिक गुड्स के लिए। यू माइट्स हैव सीन दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बीइंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वगैरह वगैरह के जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर गवर्नमेंट की ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ कंपनसेशन पे करके उनकी ज़मीन को ले लेती है, उसके बाद से उनका आगे फर्दर यूज़ करती है। दैट इज़ एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट मतलब आप कह सकते हैं किसी भी ज़मीन का जो अल्टीमेट जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, इसमें ये समझाया गया है। अब अगला समझते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? These oceanic resources beyond 20 nautical miles exclusive economic zone belongs to open oceans. No individual country can utilize these area। मतलब समझने की ज़रूरत है इन सारी चीज़। ये क्या कहना था, इंटरनेशनल तरीके से कैसे लगती है? पहला जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, यानी जो सीमा जिनसे लगती है, जिनका ज़मीन पे जो सीमा लगती है, उनसे वहाँ पे जो रिसोर्सेज डिवाइड कर रखा है कि आप इसके अंदर की कंट्री आपकी है, इसके अंदर के रिसोर्सेज आप यूज़ करिए, इसके अंदर के रिसोर्सेज दूसरे वाली कंट्री यूज़ करेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम चीज़ें भी होती है समुद्र के केस में भी। समुद्र के केस में भी ऐसा ही सिचुएशन होता है। वो 200 नॉटिकल मील्स तक इंटरनेशनल कमेटी ने डिसाइड कर रखा है कि वहाँ तक आपकी ज़मीन है। यानी अगर ये भारत का तटीय क्षेत्र है, नीचे वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील तकरीबन भारत की सीमावर्ती क्षेत्र, यानी यहाँ तक जो भी चीज़ करना होगा हमें 200 नॉटिकल मील्स के अंदर करना होगा। अगर इसके अंदर कोई भी आता है तो हमको टैक्स पे करना होगा। हमारे पास ये लीगल ऑथराइज है कि हम उसको अपने देश में बिठा सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट की जो पोटेंशियल है उनके बेसिस पे कैसे कैसे हो सकता है, पहले वो सारी चीज़ों को समझता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी कुछ सारी रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि जो चीज़ हमें मिल चुके हैं लेकिन अभी भी हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात, हैव इमर्स पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। जैसे राजस्थान और
गुजरात के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर इस चीज़ की है कि वहाँ पे सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी को हम लोग डेवलप कर पाते हैं, लेकिन अभी तक उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ है, जो आगे चल के हम इस पर काम कर सकते हैं। अगला कौन सा, डेवलप रिसोर्सेज, जोन से रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं और जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्व्ड एट देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हम जिन सारे रिसोर्सेज को उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी लेवल पे, एट बेस्ट लेवल पे हम उसको रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं या फिर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दिस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जो उस कंट्री की जो टेक्नोलॉजी की लेवल है वो कैसा है। अगला कौन सा, स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं बेसिकली उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। हैव टू सेटिस्फाई देयर पोटेंशियल बीइंग डू नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अभी तक उन सबको एक्सेस नहीं कर पाए हैं एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की होने की वजह से। ठीक है, जैसे ये कई बार ये सारी चीज़ों को समझा चुके हैं कि जैसे पानी से जो हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी रिच सोर्स है एनर्जी का, और ऑक्सीजन भी हमको कितना रिक्वायर्ड है, लेकिन हम पानी को तोड़ नहीं पाते, उसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में डिवाइड नहीं कर पाते हैं अभी तक हम, इसलिए इसका अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हैं। यही इसमें समझाने की कोशिश किया है। रिजर्व्स क्या हैं, ऐसे रिजर्व जो अभी पड़े हुए हैं, जो अभी अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में हम या तो उनको एक्सेसिबल करने की तकनीक नहीं जानते हैं, या फिर हम उनको अभी भी ऐसे पोजीशन पे नहीं पहुंचे कि हम उनको डेवलप कर पाएँ। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, रिजर्व्स आर द सब्सटेंस ऑफ स्टॉक विच कैन नॉट बी पुट इनटू यूज़, अभी तक हम उनको यूज़ में कर पे नहीं पाए, या फिर हमारे पास एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कैसे बना पाएँ या फिर कैसे यूज़ में ला पाएँ। दिस कैन बी यूज इन अ मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रेजेंटली, बट दिस इज यूटिलाइज ओनली इन अ लिमिटेड एक्सटेंट। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, इन सबको लिमिटेड जगहों पर ही तो लगाया गया है, डैम बना के इनमें इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की कोशिश करिए, लिमिटेड जगह पे ही है। अब समझते हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रखा है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज आर वाइटल सोर्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एज वेल मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट है ह्यूमन के लिए, बट ऐसा नहीं है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड हिज हैज़ लेड देम टू मेजर प्रॉब्लम, और ये आगे चल के उनको एक मेजर प्रॉब्लम की ओर ढकेल रहा है। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल्स, और जो रिसोर्सेज की कमी हमारे पास नज़र आ रही है वो ग्रेडी पीपल, लालची लोगों की वजह से ही आ रही है। एक्यूमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स स्टोन्स डिवाइडेड इनटू सोसाइटी टू इनटू सेगमेंट हैव नॉट रीच हैव अ पुअर, जो पुअर हैं उनको उन सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं दिया जाता है, जो रिच हैं उन सारी चीज़ों का डिस्क्रिमिनेटली अन्य तरीके से एक सर्टेन वे में उसका यूज़ ना करके बहुत ही अनअप्रोप्रिएट तरीके से उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशंस। और जो ये इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का, ये कहाँ तक पहुँच चुका है, ग्लोबल लेवल तक पहुँच चुका है। ओजोन की परतें खत्म होती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत हो रही है, जो आप देख रहे हैं ना अभी भी गर्मी पड़ रही है। दैट इज़ द रीजन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम पेट्रोलियम का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इनएडिक्वेट वे में, तब जाके वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ ग्लोबल पीस। अगर हम रिसोर्सेज का एक इक्विलाइज़र वे में यूज़ करें, यानी एक सर्टेन वे में यूज़ करें, हम उनको एक लिमिटेड वे में यूज़ करें, तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, प्लस ग्लोबल की यानी पूरे विश्व वैश्विक शांति के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीटेशन बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्रीज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। अगर अभी भी कुछ लोग इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज़ डिप्लीटेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज का यूज़ तो करें लेकिन एक सस्टेनेबल वे में। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सवाल आपके मन में, हमने पहले भी इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, यहाँ पे भी कुछ छोटे में दिखा हुआ है। क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इज प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वैश्विक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें उठाई गई, वो यहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस की होंगी, आप इनको आराम से बैठ के एक बार पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब क्या बचता है, रिसोर्सेज का प्लानिंग कैसे हुआ, रिसोर्सेज प्लान कैसे हुए, इन सारी चीज़ों को हम एक काम करेंगे। यहाँ 14 मिनट की वीडियो हो गई, पार्ट 2 में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मैजिक बुक एजुकेशन।